जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुंडली, ज्योतिष, इन सब के बारे में कुछ कुछ बातें की हमने। अब एक और ऐसा विषय कहा जाए जो बहुत ज्यादा लोग आजकल बात करने लग गए हैं, वो है वास्तु। बिल्कुल। क्या है वास्तु? क्या वास्तु और ज्योतिष दोनों अलग अलग चलते हैं या इनमें कुछ संबंध है? किस तरह से समझा जा सकता है वास्तु को, और कुंडली के कॉन्टेक्स्ट में या ज्योतिष के कॉन्टेक्स्ट में इसको किस तरह से देखा जाए? ठीक बात। ऐसा है कि वास्तु बहुत पुराना और प्राचीन ज्ञान और ज्योतिष का ही एक शाखा है। तो जितना पुराना ज्योतिष है आप मान सकते हैं कि उतना ही पुराना वास्तु भी है जी। वास्तु का जो उपयोग है वो भवन के बारे में होता है जी। जैसे मान लीजिए पहले पुराने जमाने में जो अमीर जागीरदार या राजा या ऐसे लोग होते थे, क्योंकि गरीब तो बेचारा झोपड़पट्टी में ही रहता था, तो जो बड़े भवन बनाए जाते थे, राजप्रासाद या महल, तो ऐसे केस के अंदर वास्तु का जो ज्ञान है उसका उपयोग करके उस महल का निर्माण होता था। तो ये इसलिए किया जाता था क्योंकि वास्तु में आप हकीकत में एक भवन के अंदर सारा फ्लो ऑफ एनर्जी, अब फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि इस ब्रह्मांड की समस्त चीजें 5 तत्वों से मिलकर के बनी हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो ये सारी चीजें एक भवन में भी होती हैं और ये जो सारे के सारे तत्व हैं इन सब की बैलेंसिंग, ये बैलेंस्ड मात्रा में, क्वांटिटी में ही होने चाहिए हर भवन में, और इनकी बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक तत्व अगर अधिक हो गया और दूसरा तत्व कोई मान लीजिए कम पड़ गया तो उस भवन में रहने वाले लोगों को निश्चित रूप से परेशानियां या कोई बीमारी या इस प्रकार की तकलीफ के रूप में वो उजागर होंगी। तो साथ में ये भी माना जाता है कि किसी भी प्रॉपर्टी पर वास्तु में 45 देवता होते हैं और इन सभी देवताओं की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खासियतें हैं। कोई पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करती है, कोई नेगेटिव एनर्जी रिलीज करती है, तो पूरे वास्तु के अंदर इनकी एनर्जीज का फ्लो होता रहता है। ये सारे देवता भी संतुष्ट होने चाहिए आपके वास्तु के अंदर, आपके भवन के अंदर। वास्तु से मेरा तात्पर्य भवन है। तो ये सारे के सारे देवता भी बैलेंस्ड होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। और साथ में जो एनर्जी फ्लो होती है, क्योंकि भवन जो है वो जमीन के ऊपर बनाया जाता है, तो सबसे पहले तो जमीन कैसी है, वहां की भूखंड कैसा है, क्या वो शुभ है, वहां की मिट्टी शुभ है, ऐसे करके आगे बढ़ते बढ़ते आप जब भवन पूरा बना लेते हैं तो उसमें जो एनर्जी का फ्लो है वो भी बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, उसमें कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए और कहीं टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए उस एनर्जी। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करने का काम ही वास्तुकार द्वारा किया जाता है। और यदि यही सारी चीजें बैलेंस्ड हैं, सारे तत्व बैलेंस्ड हैं, सारे की सारी एनर्जीज का फ्लो बैलेंस्ड है, सारे देवता संतुष्ट हैं आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो निश्चित रूप से अगर आप वहां रहेंगे तो वहां रहने वाले जातक का, व्यक्ति का, उस भवन के मालिक का जीवन बहुत ही सुगम और हर क्षेत्र में, जैसे व्यापार के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में, निरोगी काया के रूप में, सब तरह से धन धान्य के रूप में, सब तरह से बहुत सुखद और अच्छा रहेगा। तो वास्तव में वास्तु जो है वो ज्योतिष का ही एक भाग है जिसमें हम भवन के बारे में विचार करते हैं और भवन को एक बहुत ही सुंदर और आराम से रहने लायक, सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लायक बनाने की कोशिश की जाती है। तो मतलब हम वास्तु के माध्यम से कोशिश करते हैं कि जो एनर्जीज हमारे आसपास में है, ब्रह्मांड की एनर्जीज बोलें या जो भी शक्तियों पे हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, वो हमें हमारा जीवन सुगमता से जीने में हेल्प करें। तो हम उस बैलेंसिंग की बात करते हैं जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब वास्तु से रिलेटेड भी अगेन पिछले ज्योतिष में भी हमने बात करी थी रेमेडीज। इतनी सारी रेमेडीज हैं, आप अपने घर की इस दिशा में, इस जोन में ये चीज रख दो तो आपके लिए ये होने लगेगा, वो रख दो तो आपके लिए प्रोस्पेरिटी आएगा। बहुत सारी चीजें वास्तु के उपायों से रिलेटेड आती है। तो अगर हम कोई उपाय सुनते हैं, ये चीज मैंने अनुभव करी है जब से इस विषय को पढ़ना शुरू करा कि छोटी छोटी रेमेडीज जो होती हैं, जगहों, किसी चीज की, वस्तु की जगह आप घर में चेंज करके आप उसके रिजल्ट्स पे डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये रेमेडीज अगर हम बात करते हैं घर के लिए या ऑफिसेस के लिए या फैक्ट्रीज हैं, कोई और कॉमर्शियल्स हैं, तो क्या वो रेमेडीज, एक रेमेडी हर तरह के भवन में, हर तरह के वास्तु में
उपयोग में लाई जा सकती है या उसके भी कुछ अलग सिद्धांत? देखिए, ऐसा है कि वास्तु और ज्योतिष आपस में एक ही विषय के अलग अलग शाखाएं हैं जी। ये तो मैंने कहा आपसे जी। तो वास्तु भवन से रिलेटेड है और ज्योतिष उस भवन के अंदर रहने वाले, ज्योतिष से मेरा तात्पर्य कुंडली से है। जी। हर व्यक्ति की अपनी कुंडली होती है, उसके जन्म तिथि समय आदि के अनुसार जो बनाई जाती है। तो किसी भी भवन में रहने वाले जातक का उस भवन के वास्तु से बहुत लेना देना होता है। जी। ज्योतिष जो है उस कुंडली का, जो जातक है उसकी कुंडली से जो ज्योतिष के इंटरप्रिटेशंस होते हैं जी। उस इंटरप्रिटेशन से वास्तु का भवन जहां वो रह रहा है उसका बहुत लेना देना होता है। अब देखिए, अलग अलग कारणों से भवन बनाए जाते हैं। कोई भवन जो है वो रहने के लिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, रहवासी है। कोई भवन कॉमर्शियल होती है, शॉप वगैरह हो सकते हैं। कोई भवन इसी प्रकार से फैक्ट्री का हो सकता है। तो अलग अलग भवन जो हैं वो होते हैं। कोई मंदिर बनाता है, अब जैसे एक हॉस्पिटल बनाता है, तो हर तरह के भवन के लिए कॉमन वास्तु नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार हर प्रकार के भवन के लिए कॉमन रेमेडी भी नहीं हो सकती। ये जो रेमेडी बताई जाती है, ये जो कई बार टोटके बताए जाते हैं, तो उसके क्या कारण होते हैं, क्या है, वो तो हमारे दर्शक समझदार हैं, वो जानते हैं इस चीज को। तो लेकिन ये तय है कि जैसे हर रोगी को डॉक्टर पैरासीटामोल देके ठीक नहीं कर सकता। रोगी का रोग जांचने के बाद, अच्छी तरह से उनके इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद में रोग तय करके स्पेसिफिक रोग के मुताबिक रोगी को उसकी दवाएं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उसकी मात्रा, अवधि आदि आदि। ठीक इसी प्रकार वास्तु का कोई ब्लैंकेट मेथोडोलॉजी या कोई एक ब्लैंकेट का वो नहीं है कि आपने ये उपाय कर दिया और उससे सारे के सारे उस तरह के जो भी बिल्डिंग है उसके अंदर वो उपाय एक ही प्रकार से सारे के सारे जातकों के ऊपर कारगर हों, कतई नहीं। ये एक भ्रांति है। लेकिन हाँ, कुछ कॉमन रेमेडीज जरूर हैं जो सब पर काम कर सकती हैं। अदरवाइज तो वास्तु या ज्योतिषीय उपाय जो है वो किसी विशेषज्ञ को दिखा करके उनसे राय लेकर के ही करना चाहिए। अब जैसे एक बात कहूं, अभी मैंने आपसे कहा कि वास्तु अलग अलग जगह, जैसे रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप वास्तु किस हिसाब से करेंगे? इस तरह से कि उसमें रहने वाले लोग जो हैं वो सुख से रहें, निरोगी रहें, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं हो, आपसी सामंजस्य बहुत ही उत्तम हो और कोई भी तकलीफ ना आवे उनको। ठीक इसके अलावा अगर आप किसी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बात करें, फैक्ट्री है, तो ऐसा वहां वास्तु आपको करना होगा कि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आता रहे, प्रोडक्शन होता रहे लगातार, और जो प्रोडक्शन होने के बाद फिनिश्ड गुड्स हैं वो आपकी फैक्ट्री से लगातार बाजार में जाते रहें और आपके पास उसका सेल्स प्रोसीड्स यानी उसके पैसे भी आते रहें, तभी तो पूरा होगा चक्र। इसी प्रकार शॉप में भी है। अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहां पर ऐसे डॉक्टर होने चाहिए जो रोगी की जांच कर सकें और उनके रोग को पता लगा सकें और पता लगा करके उसका अच्छा इलाज कर सकें। जो रोगी वहां भर्ती हो उस भर्ती रोगी का बहुत अच्छी तरह से बढ़िया इलाज हो और वो निरोगी होकर के वहां से वापस जा सके। तो इस प्रकार हर जगह का, जैसे अभी आपने सुना होगा राम मंदिर का, तो वहां भी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है अयोध्या में राम मंदिर का, उसके लिए अलग से वास्तुकार आए, उन्होंने उस मंदिर के हिसाब से उसका वास्तु तैयार किया। तो हर जगह अलग अलग स्पेसिफिक नीड्स होती हैं और उनके अनुसार हर जगह का वास्तु अलग होता है। तो ऐसा कोई ब्लैंकेट उपाय आप हर एक को कर दें, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं जितना इस चीज को समझ पा रही हूँ, हर वास्तु के उपाय हर वास्तु में या हर भवन में करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये आइडेंटिफाई करो कि जिस भवन के लिए या जिस वास्तु के लिए आप उपाय कर रहे हो वहां की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसी के हिसाब से आप आपके जो उपाय करने चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे उस पे वर्क करें। हाँ, और ये एक विशेषज्ञ ही बता सकता है। तो आपको किसी, जैसे मैंने अभी
अभी रोगी का, डॉक्टर का उदाहरण दिया, जी। और कई लोग इसमें भी करते हैं कि क्वैक डॉक्टर्स होते हैं, या कई लोग तो सीधे दवाई की दुकान पे जाके कह देते हैं कि मुझे ये इस तरह का सिम्टम है जी। तो तुम कोई दवा दे दो, तो वो दे देता है दवा जी। बिना पूछे हुए, जो कि कहा जाता है कि गलत है। बिल्कुल यही बात वास्तु में भी है, ज्योतिष में भी है कि कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के आप दवा नहीं ले सकते, तो बिना विशेषज्ञ की सलाह के आप कोई उल्टे सुल्टे उपाय ना करें। आपके घर में भी कई मेंबर्स हैं, उन सबको अलग अलग तरह से आपके घर की वास्तु असर करती है। जी। तो अभी हम बात कर रहे थे अलग अलग प्रकार के भवन के लिए, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी एक ही प्रकार के भवन के लिए, एक घर के लिए, एक परिवार के लिए, वहां पे अलग अलग पीढ़ियों के लोग रह रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर वहां के लिए कोई वास्तु के उपाय किए जाते हैं तो क्या वो उपाय हर परिवार के सदस्य पे सेम इफेक्ट्स डालेंगे, या उनकी जरूरतों के हिसाब से चीजें भी अलग अलग तरीके से की जाएंगी? तो एक परिवार या एक घर के लिए वास्तु करा जाए तो किन चीजों का ध्यान? देखिए, ऐसा है कि जिस भवन में जो वास्तु है और जो फ्लो ऑफ एनर्जी है और जो बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स है, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये तो निश्चित रूप से समान रूप से सारे के सारे घर वालों को, जितना भी 4, 5, 6 सदस्य जो घर में रह रहे हैं, उनके ऊपर तो असर करेगी ही करेगी। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव असर होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव करेगा। लेकिन हरेक, अगर मान लीजिए कहीं का वास्तु बिगड़ा हुआ है तो ज्यादातर देखा गया है कि हरेक व्यक्ति को समान रूप से वो असर नहीं करता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि वास्तु एक ही है जिसमें सभी लोग रह रहे हैं, तो अगर कोई एक व्यक्ति, उसका घर का मालिक निरोगी नहीं रह पा रहा है, कोई उसको रोग हो जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सभी के सभी सदस्यों को हो रहा है? तो उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब उस भवन में रहने वाले 5 सदस्य हैं, तो यदि उन सब की कुंडली जांची जाए, क्योंकि देखिए जब विशेषज्ञ से आप वास्तु दिखाएंगे तो वो वहां घर के जो ओनर हैं, जो मुख्य पर्सन हैं, उनकी वो कुंडली भी जांच करके वास्तु का सामंजस्य उसके साथ में बिठाएंगे, तभी पूरा वास्तु का ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो यदि अगर अलग अलग सदस्यों की कुंडली देखी जाए तो आप पाएंगे कि सब के अंदर कुंडलियों में फर्क है, और फर्क होने से क्या होता है कि वही मान लीजिए कोई नेगेटिव इफेक्ट है वास्तु का, तो एक जने पर अलग तरह से असर कर रहा है, दूसरे जने पर बहुत अधिक असर कर रहा है, तीसरे पर कर ही नहीं पा रहा है। तो जिस प्रकार से रोग प्रतिरोधकता सब में अलग अलग होती है, वही बात यहाँ है। कुंडली की स्ट्रेंथ के मुताबिक सब पर असर अलग अलग होगा। दूसरी बात एक और है, अब जैसे मुंबई में है, कई भवन ऐसे हैं जो 10-10 मंजिलें हैं और एक ही तरह के उनके नक्शे बने हुए हैं, और पता चला कि 5 मंजिलों में उसमें से रहने वाले लोग जो हैं वो रोगी हैं, 5 में कुछ भी नहीं है। तो ये यही कारण है, क्योंकि हर घर के सदस्य का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। दूसरी बात ये होती है कि कई बार एक पर्टिकुलर घर के सदस्य कुछ अनजाने में उपाय भी करते जा रहे हैं, जिसके कारण उनका वास्तु नेगेटिव वाला असर नहीं कर रहा है। जैसे कुत्ते को रोटी देना या गाय को चारा देना, ऐसे छोटे छोटे उपाय जो हमारे घर में हमारे पूर्वज हमें सिखाते चले आए हैं, उसके पीछे वजह ही यही होती थी कि छोटी छोटी चीजें अगर आप करते रहेंगे तो आपको कुछ नेगेटिविटी नहीं असर करेगी। कईयों के घरों का इंटीरियर अलग होता है, अपने घर पे वॉल पेंटिंग, हैंगिंग उन्होंने अलग अलग टांग रखे हैं, इंटीरियर में कलर वॉल का अलग अलग होता है। तो ये वास्तु के ही उपाय हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। इसीलिए आप पाएंगे कि कुछ घरों में तो असर हो रहा है, कुछ घरों में असर नहीं हो रहा है। तो जहां असर हो रहा है, जहां नहीं हो रहा है, उनमें तो किसी को कोई परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां असर आप महसूस कर रहे हैं वहां पर आप जरूर विशेषज्ञ से देख करके, दिखा करके उसका सही उपाय करवाएं, अच्छा होगा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि यदि आप किसी के यहाँ वास्तु करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको लोगों की कुंडली भी कंसीडर करनी चाहिए एक बार, जी हाँ। और उसको भी गो थ्रू करके जो उपाय सारे परिवार के सदस्यों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जिस तरह से अच्छे हों, उसको उस तरह से उनको सजेस्ट करने चाहिए और उनको वो उपाय करने की सलाह देनी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि एक ही परिवार के जो कई सदस्य हैं, उन सब पर जो अलग अलग असर हो रहा है, लेकिन जब हम किसी के यहाँ जाते हैं और वास्तु का कार्य करते हैं वहां पर, तो हम
अक्सर उस घर के मुख्य व्यक्ति का, यूजुअली जो ब्रेड विनर होता है उस घर का, मुख्य जो मुखिया होता है, उसके जन्म पत्री के साथ में मिलान करते हैं और वास्तु का उसका उपाय वगैरह जो भी यदि कमी हो तो बताते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार तो ये देखा जाता है कि उस वास्तु में जाके, उस भवन में जाके, उस प्रॉपर्टी में जाके कई बार हमें आभास हो जाता है कि इस परिवार में रहने वाले सदस्यों को अमुक प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे कोई रोग की प्रॉब्लम है या आपसी रिश्ते सामंजस्य की प्रॉब्लम है पति पत्नी में, या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ठीक से, या जो अवसर हैं उनके जीवन में नहीं आ रहे हैं, या कई बार अवसर आते हैं और लगता है कि आए अवसर और हाथ से स्लिप हो गए, और कभी कभी और भी दूसरी तरह की समस्याएं आती हैं। व्यापार तो कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पैसे उगा ही नहीं हो पा रही है, या मान लीजिए कि माल पड़ा हुआ है गोडाउन में बना करके, उनकी बिक्री नहीं हो रही है, मूवमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स है ही नहीं। ये सिम्टम्स कोई भी वास्तुकार आपके भवन में जाएगा, जब आप किसी को बुलाएंगे, अनेक बार वो आपको सिर्फ भवन देख करके बिना आपसे सिम्टम पूछे हुए वो बता देगा, क्योंकि उस भवन के अंदर जो वास्तु है, कोई भी विशेषज्ञ उसको देख के ये भांप लेगा कि इसके रहने वाले लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं, और उसके अनुसार उसके साथ में आपकी जन्म पत्री लेकर के वो एक सटीक उपाय देने में आपको सक्षम हो सकेगा। तो वास्तु जो है ये भी एक बहुत गूढ़ रहस्य है, विज्ञान है, कहा जा सकता है इसको विज्ञान? देखिए, रहस्य तो नहीं है जी, रहस्य कुछ भी नहीं होता है जी, विज्ञान है जी, मगर ये आर्ट भी है, साइंस है तो उसके साथ में एक आर्ट भी है जी। जब बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज की बात आती है, निश्चित रूप से वहां पर व्यक्ति का अपना एक्सपीरियंस और उस चीज को संपादित करने की कला जो उसने अपने जीवन में सीखी है, अपने गुरुओं से सीखी है, अपने तजुर्बे से सीखी है, वो काम आती है। तो दिस इज ऑल्सो ए साइंस एंड ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ आर्ट। तो इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, जिसके लिए ज्योतिषी का विशेषज्ञ होना आवश्यक है, और विशेषज्ञ वो हो सकता है एक्सपीरियंस से, स्टडीज से। तो और फिर जिन भी लोगों को इन विषयों की सहायता चाहिए अपने जीवन में, तो डेफिनेटली वो किसी एक्सपर्ट की ही सलाह लें। बहुत सारे उपाय देख के कहीं से भी अपने लाइफ में उनको करना शुरू ना कर दें, और बहुत सारे उपाय एक साथ करें भी नहीं, आइडेंटिफाई करें कि उस समय की जरूरत क्या है जीवन में, उसके हिसाब से उपाय करें, बिना ऐसे गलत उपाय कतई ना करें। ठीक है, तो आज वास्तु के बारे में जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज हम लोगों को मिली, वो कहीं ना कहीं शायद दर्शकों को बहुत एक पिन पॉइंट करेगी कुछ चीजें कि कहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए। किसी भी एक्सपर्ट से सलाह लेने से पहले किन किन चीजों का खुद उनको पता होना चाहिए, ताकि वो मूर्ख ना बने किसी के सामने, या कोई उनका फायदा ना उठा ले उनकी मजबूरी का, तकलीफ का। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी शाखाओं के बारे में, या इन्हीं विद्याओं के अंदर जो बहुत सारे रहस्य परत दर परत खोलने की हम लोग कोशिश करेंगे, बहुत सारी जो आम जनता तक पहुंचाने करेंगे हमारे और सवालों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।